अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब ये है कि हमने अपने डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, उसकी पिक्टोरियल फॉर्म क्या होती है। पिक्टोरियल मीन कि हम किस तरह से उनको शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और ग्राफ। तो उससे पहले हम छोटी सी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रीट एंड द कॉन्टीन्यूस डाटा। अच्छा जी, नॉर्मली आप सबको पता है कि डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में फ़र्क क्या होता है। सिर्फ हिस्टोग्राम से पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में क्या फ़र्क होता है। तो पहली चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है। डिस्क्रीट को हम कहते हैं डिस्टिंक्ट या फिर सेपरेट, राइट जी। यानी ऐसा डाटा जो डिस्टिंक्ट होता है और वो सेपरेट होता है, वो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होता है। नंबर 2, हम ये कह रहे हैं कि हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन होल नंबर्स, नो फ्रैक्शंस, नो डेसिमल। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी भी डाटा को अगर कलेक्ट करते हैं और वो डाटा आपके पास होल नंबर की फॉर्म में आ जाए, आई मीन प्रॉपर नंबर की फॉर्म में हो, तो वो आपका डिस्क्रीट डाटा होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स। जैसे आपको पता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे 4 स्टेट्स हैं, 4 सूबे हैं। तो ये जो एक 4 है ये एक होल नंबर है, तो ये इसलिए एक डिस्क्रीट है। या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, अगर आप देखें तो नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो भी एक होल नंबर की फॉर्म में है, तो डिस्क्रीट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स हैं, नंबर ऑफ कार्स एट्सेट्रा, तो ये हमारे पास सारे के सारे डिस्क्रीट के चले जाते हैं। दूसरी एक बात आपने याद रखनी है कि डिस्क्रीट डाटा फ्रैक्शन या डेसिमल की फॉर्म में नहीं होता। वो कभी भी आपको इस तरह नज़र नहीं आएगा लाइक 2.5, 2.8 या 1/2। तो इस तरह की फॉर्म में डिस्क्रीट डाटा नहीं होता है। ऑल्सो कॉल्ड द ब्रोकन डाटा, आइसोलेटेड डाटा और सेपरेट डाटा। अच्छा, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्क्रीट डाटा होता है, एक तो ये ब्रोकन होता है। ब्रोकन मीन लाइक जैसे हम देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, ये सारे आपके पास ब्रोकन डाटा है। ये सारे सेपरेट नंबर्स हैं, सेपरेट डाटा है, आइसोलेट डाटा है, राइट। तो इसलिए हमारे पास ये डिस्क्रीट डाटा होता है। और सबसे अहम बात जो इसके अंदर है वो ये है कि ये काउंट किया जा सकता है। यानी जो भी डिस्क्रीट डाटा होगा वो आपका काउंटेबल होगा, यानी उसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो क्लास के स्टूडेंट्स आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये काउंटेबल है, राइट। नंबर ऑफ स्टेट्स जैसे मैंने एग्जांपल दी 4 हैं, तो ये काउंटेबल है। तो यानी जो भी डाटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होता है। अच्छा, इट इंक्लूड न्यूमेरिक एज वेल एज कैटेगोरिकल डाटा। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक न्यूमेरिक डाटा होता है, अगर आपको याद हो तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। तो जो भी आपके पास न्यूमेरिक डाटा है वो एक्चुअल में आपके पास यहाँ से आता है, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होता है? जो न्यूमेरिक की फॉर्म में होता है, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। एक इसमें बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा कैटेगोरिकल डाटा। एक्चुअली ये आपके पास टाइप होती है क्वालिटेटिव डाटा की। ये भी हमने एक्चुअली में डिस्कस किया हुआ है क्लास में, मैं फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, क्वालिटेटिव डाटा क्या होते हैं। क्वालिटेटिव डाटा आपके पास ऐसे होते हैं जो नंबर्स की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। यानी क्वांटिटेटिव डाटा तो वो होते हैं जो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, न्यूमेरिक्स की फॉर्म में होते हैं। और कैटेगोरिकल डाटा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास चले जाते हैं क्वालिटेटिव डाटा के अंदर। और क्वालिटेटिव डाटाज वो होते हैं जो नंबर्स की फॉर्म में नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा फॉर्म है जिसमें जेंडर के ऑप्शन में 2 कैटेगरीज आपको नज़र आती हैं, एक मेल की और एक फीमेल की। तो इस तरह का जो डाटा होगा उसे हम क्वालिटेटिव डाटा कहेंगे, क्योंकि ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, ये ब्रोकन डाटा है। ब्रोकन का मतलब आइसोलेट है, क्योंकि ये दोनों कैटेगरीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह के जो डाटा होते हैं वो भी आपके डिस्क्रीट में चले जाते हैं, जिनको हम क्वालिटेटिव कहते हैं। ऑलराइट जी, तो आई होप डिस्क्रीट तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो होल नंबर्स की फॉर्म में होगा, डिस्टिंक्ट होगा, सेपरेट होगा, ब्रोकन होगा, आइसोलेट होगा, उनको हम काउंट कर सकेंगे। न्यूमेरिक की फॉर्म में भी हो सकता है, कैटेगोरिकल डाटा भी हो सकता है, जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके बरक्स अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा की।
अच्छा, अब देखिए जैसे हमने डिस्क्रीट में कहा था वो ब्रोकन होता है, तो कॉन्टिन्यूस में ये अनब्रोकन होता है। अनब्रोकन का मतलब इसके अंदर डेसिमल्स के नंबर्स भी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो उसके बाद 2.1 भी आ जाएगा, 2.11 भी आ जाएगा, 2.111, इस तरह के तमाम नंबर्स भी आ जाएंगे। तो ये अनब्रोकन डाटा है, इनके दरमियान गैप नहीं होता। ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी हम बात कर रहे हैं कैन टेक एनी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी वैल्यू ये होल्ड कर सकता है। जैसे मैंने बताया 2 है तो 2 के फौरन बाद जो भी वैल्यू आ रही है डेसिमल में वो ये होल्ड कर लेगा। इसमें होल नंबर्स भी आ जाएंगे, इसमें फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे। तो कॉन्टिन्यूस डाटा आपके पास अनब्रोकन है और ये कोई भी वैल्यू जो है वो ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम हाइट की बात करते हैं, हम वेट की बात करते हैं, हम टेम्परेचर की बात करते हैं। देखिए अगर हम वेट की एग्जांपल लें फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है किसी पर्सन का वेट 62 kg भी हो सकता है, किसी का वेट 62.5 भी हो सकता है, किसी का वेट 63.5 भी हो सकता है। तो ये सारे जो हैं ये आपके कॉन्टिन्यूस में चले जाएंगे। ऑलराइट जी। तो इस तरह की एग्जांपल्स हम टेम्परेचर की ले सकते हैं। हाइट ऑफ अ पर्सन, लाजमी बात है किसी की हाइट 5'6" भी हो सकती है एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपके कॉन्टिन्यूस में चले जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको अगर हाइट नज़र आ रही है, वेट नज़र आ रहा है, टेम्परेचर नज़र आ रहा है, टाइम नज़र आ रहा है ये चीज़ें काउंट नहीं हो सकती बच्चों, ये मैयर हो सकती हैं। यानी इनको हम कहते हैं मैयरेबल। हाइट को आप काउंट नहीं करते, आप मैयर करते हैं। वेट को आप मैयर करते हैं, टेम्परेचर को भी आप मैयर करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम मैयर कर सकें, जो मैयरेबल हों, वो बेटा कंटिन्यूस होती हैं। एज कंपेरेटिवली डिस्क्रीट में हमने कहा था कि ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकें वो डिस्क्रीट है, मगर इन डाटा के अंदर जो कंटिन्यूस कहला रहे हैं उनको हम मैयर करेंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे, वो अनकाउंटेबल होती हैं। यानी इनको हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं। जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो डिस्क्रीट होगी, जिनको हम मैयर कर सकते हैं वो आपके पास कंटिन्यूस हो जाती है। इंक्लूड एनी न्यूमेरिक वैल्यू नॉट कैटेगोरिकल, इसमें कैटेगोरिकल बात नहीं होगी बच्चों, सिर्फ आपके पास क्वांटिटेटिव डाटाज होते हैं। यानी इसके अंदर क्वांटिटेटिव डाटा आ सकते हैं, क्वालिटेटिव डाटा नहीं आ सकते हैं, ठीक है जी। तो कॉन्टिन्यूस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर एक एक चीज़ को सेकंड्स को भी मैयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक रेस हो रही है, तो रेस के अंदर सिर्फ हम टाइम को अगर मैयर करेंगे तो वो टाइम आपका डिजिट्स में तो होगा होल नंबर में, लेकिन वहाँ पर एक एक सेकंड भी काउंट होता है, एक एक सेकंड को भी हम काउंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो हमारे पास कंटिन्यूस की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है जी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इसके अंदर, तो हमने जो यहाँ पे बात की है कि इस कंटिन्यूस डाटा के लिए हम मेजरिंग डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक स्टॉप वॉच, ठीक है ना। किसी चीज़ की हाइट मेजर करनी हो तो आपको पता है उसके लिए भी हमारे पास स्पेशल किस्म की स्केल्स होते हैं। तो जो भी कंटिन्यूस डाटा है उनके लिए हम मेजरिंग डिवाइस को यूज़ करते हैं। और डिस्क्रीट में कोई मेजरिंग डिवाइस नहीं होती, जस्ट हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, काउंटेबल कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जब हम डिस्क्रीट की बात करते हैं बच्चों, तो वहाँ पर एक्यूरेसी इतनी होल्ड नहीं करती डिस्क्रीट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे डाटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। मगर जब हम कंटिन्यूस की बात करेंगे तो वहाँ पर एक्यूरेसी होल्ड करेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेगी। क्यों लेगी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी रेस की, कि अगर रेस हो रही है तो वहाँ पर एक्यूरेसी बहुत काउंट करेगी, क्योंकि अगर कोई पर्सन भाग रहा है तो उसको कितना मिनट लग रहा है, कितने सेकंड लग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर काउंट होती हैं। तो एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि हम ग्राफिकल पैटर्न की बात कर रहे हैं, जब हम डिस्क्रीट की बात करेंगे बच्चों, तो डिस्क्रीट में जब हम ग्राफ को प्लॉट्स करते हैं तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो आइसोलेट होते हैं, राइट। वो इतनी मतलब वो पैटर्न कभी कभार बना भी लेंगे और ज़रूरी नहीं है वो पैटर्न बनाएं भी, क्योंकि डिस्क्रीट में जब हम नंबर्स लेंगे, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जो भी नंबर्स हैं, जब इनको हम प्लॉट करते हैं किसी ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना, जो इनके जो पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये आइसोलेट हैं, आइसोलेट हुए हैं सारे, तो लाजिम बात है कभी कभार ऐसा होगा इसका ग्राफ का पैटर्न बन जाएगा और कभी कभार इसका ग्राफ का पैटर्न नहीं बनेगा। यानी 1 के ऊपर कोई हम लाइन बना देंगे, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, तो कभी कभार तो वो किसी ग्राफिकल वे को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो एक ग्राफिकल वे रिप्रेजेंट करे। मगर कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस में क्योंकि हमारे पास डेसिमल के पॉइंट्स भी होते हैं, तो हर पॉइंट हमारे पास मौजूद है। लाइक अगर हम एक बात कर रहे हैं 2 की, तो हमारे पास 2.1 भी है, 2.2 भी है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो होगा क्या, जब इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो एक पैटर्न आपको ज़रूर नज़र आएगा, कुछ ना कुछ बनता हुआ, या तो वो कोई स्ट्रेट लाइन पर होगा या वो कोई कर्व बना रही होगी। तो कंटिन्यूस, क्योंकि हमारे पास डिसकंटिन्यूस डाटा होता है,
इसमें कंटिन्यूटी होती है, हर पॉइंट पर आपको कोई ना कोई बिहेवियर मिल रहा होता है। तो इसलिए कंटिन्यूस डाटा की जो भी ग्राफ बनता है वो या तो आपको स्ट्रेट लाइन बनता हुआ नजर आ रहा होगा या कोई ना कोई कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसलिए हमारे पास कंटिन्यूस डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास इंटरवल्स को। क्लास इंटरवल्स हमारे पास क्या चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि हमें क्लास इंटरवल्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है और हम क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप एक जिम के इंस्ट्रक्टर हैं और वहाँ पर आपके पास 15 लोग हैं जिनका आप वेट क्या करते हैं, मशीन पर मैयर करते हैं, राइट जी। और उसके बाद आप मैयर करने के बाद ये रॉ डाटा एक आप पॉइंट आउट करते हैं कि किसी का वेट 62.5 kg है, किसी का 68.1 है, एटसेट्रा। तो ये 15 पर्सन्स के आपने वेट क्या कर लिए, मैयर कर लिए। अब एक क्वेश्चन है मेरा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस जिम में किस वजन के, किस वेट के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, यानी कितने लोग ऐसे हैं जिनका वेट सबसे ज़्यादा है, तो ये बड़ा मुश्किल है इस डाटा को बताना। देखिए अभी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 15 डाटा लिया है, अगर मैं इसको 100 डाटा ले लूँ या 150 या 200 ले लूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको सिर्फ यहाँ पर देखकर इस बात का जवाब दे सकें कि इस जिम में कितने वेट के लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके लिए एक चैलेंज है यहाँ पर कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं क्लास इंटरवल्स का। वो क्या करेगा, देखिए फॉर एग्जांपल अभी तो एक छोटा डाटा है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर 5 kg के कुछ डिफरेंट इंटरवल्स बना लेता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होगा, लेट्स से मैं पहला इंटरवल बनाता हूँ चले खुद से कि 60 से 65, ये मैं केजी में कर रहा हूँ, सारे केजीज जो वेट हैं इनके, वेट इन केजी। तो यानी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इनके यहाँ पे कुछ इंटरवल्स बनाता हूँ और उसकी रीज़न मैं भी आपको बताऊंगा। एक मैंने इंटरवल बनाया जी 60 से 65 kg, ऑल्दो यहाँ पे 60 नज़र नहीं आ रहा तो इट्स नो प्रॉब्लम, आप फिर भी इसको कर सकते हैं। अच्छा अब मैं इसका नेक्स्ट बनाता हूँ जी, लेट्स से 65 से 70 kg। अब मैं आगे कर देता हूँ जी 70 to 75। तो मैं 5 kg का गैप लेकर ना कुछ इंटरवल्स बनाना शुरू कर देता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। 75 to 80 में कर देता हूँ और उसके बाद मैं 80 से 85 कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ क्यों रोका, क्योंकि मेरा लास्ट डाटा 70 यहाँ पे 80.5 तक जा रहा था, तो मुझे यहाँ पे नज़र आया। अब देखिए मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा इस चीज़ का। अब लेट्स से अगर मैं ये देखूँ कि 60 से 65 kg के दरमियान कितने लोग हैं, तो एक मेरा ये वाला पर्सन आ रहा है 62.5 वाला, और दूसरा अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा तो मुझे एक और मिलेगा 64.9 वाला। तो मैं ये कह देता हूँ कि भाई ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे सिर्फ 2 ही पर्सन है मेरे पास, राइट। यानी यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ ये मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। तो ऐसे कितने पर्सन्स हैं, 2 हैं। चले अब फिर हम मजीद देखते हैं। अब हम मजीद ये देखते हैं कि 65 से 70 kg के दरमियान कितने लोग हैं। तो आप यहाँ से उनको देख सकते हैं कि 65 से, तो 65 में देखेंगे तो आपके पास एक ये पर्सन आ रहा है नंबर 1, नंबर 2 आप देखेंगे क्योंकि ये पर्सन आ रहा है, 2 ये हो गए। तीसरे को आप देखेंगे क्योंकि 70 के दरमियान आपको चाहिए तो एक ये पर्सन है, और आपके पास आप देख सकते हैं इसमें और भी आएंगे जी। लेट्स से वी हैव दिस आल्सो हियर 61 वाला, राइट, 1 2 3 4, और यहाँ पर हमारे पास एनीवन इज देयर 79.1, 62.68 पॉइंट हो गया हमारे पास। 71 वाला नहीं आ सकता, 75 नहीं आ सकता, 65 वाला चले गए हैं, 81 नहीं आ सकता, 73 नहीं आ सकता, 69 वाला हो गया है, 77 नहीं हो सकता, ये एक 60 ये भी नहीं हो सकता, सॉरी 62 भी नहीं हो सकता, 80 भी नहीं हो सकता। तो ओनली दीज पर्सन आ रही है। तो आप काउंट कर लें, इट्स 1 2 3 एंड 4। तो ऐसे कितने लोग हो गए हैं जी, 4 हो गए यहाँ पे। इसी तरह मैं बाकियों को भी यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, फिर कर लेता हूँ इन सच अ वे। तो लेट्स से इसके दरमियान आपके पास 3 लोग हो जाएंगे, इसमें आपके 4 हो जाएंगे और इसमें आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा अब इसका एडवांटेज क्या है, तो पहला एडवांटेज तो देखें, मैंने जब ये काम कर लिया तो हमें कुछ एडवांटेज इस इंटरवल्स के मिलेंगे। क्या एडवांटेज मिले, एक तो जो हमारा डाटा स्कैटर्ड हुआ था, ये जो आपको बिखरा हुआ डाटा नजर आ रहा है,
ठीक है ना। मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको 5 लाइन के अंदर समराइज कर दिया है। इस 5 लाइंस में मैंने अपने पूरे डाटा की पिक्चर को समराइज कर दिया है। ठीक है जी। अब इसका फायदा क्या है, अब इसका फायदा देखिए। अब मुझे सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर मैं ये देखूं बच्चों कि मेरी जिम में सबसे ज्यादा आने वाले जो लोग हैं वो किन के हैं, 65 to 7 kg वाले कितने लोग हैं, 4 पर्सन हैं, और 75 to 80 kg वाले कितने हैं, 4 लोग हैं। देखिए मैंने आपको फौरन बता दिया कि यानी सबसे ज्यादा जो लोग हैं जो हमारी जिम में आ रहे हैं वो इस इंटरवल से पता चल गए कि वो कितने हैं जी, वो 65 to 70 kg वाले हैं और 75 to 80 kg वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमने इसको समराइज कर दिया। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, क्योंकि हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, डेसिमल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास हाइट होती है, वेट होती है, टाइम वाली चीजें होती हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट से डेसिमल की फॉर्म में होते हैं, तो हम इन एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं, इसका फायदा देखिए क्या हो रहा है। जैसे मैं 65 और 60 to 65 की बात करूं बच्चों, तो इसके अंदर मेरे पास पॉइंट्स वाली चीजें भी आ गई, मेरे पास 60.5 वाला पर्सन भी आ गया। ठीक है, मुझे अलग अलग देखना नहीं पड़ रहा। इसी के अंदर मेरे पास और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 64.9 वाला पर्सन भी आ गया जिसका वेट है। तो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम अपने डाटा को क्या करते हैं, इंटरवल्स में डिफाइन करने से हमारे पास इसकी एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो आसान बात क्या है, क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं। क्लास इंटरवल्स आप याद रखिएगा, एक तो एक रेंज या ग्रुप होता है। ठीक है ना। क्लास इंटरवल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो हमारे पास वो एक रेंज होगा, या वो हमारे पास एक क्या होता है बच्चों, एक ग्रुप होता है जिसमें हम अपने स्कैटर डाटा को, बिखरे हुए डाटा को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे आपको यहां नजर आ रहा है। ऑलराइट जी। तो आपका क्लास इंटरवल एक रेंज या ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर हम अपने स्कैटर डाटा को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। आई होप कि आपको कंटिन्यूस में ये बात समझ आएगी कि कंटिन्यूस में हमारा बेस्ट काम क्या होता है कि हम अपने डाटा को इंटरवल्स या ग्रुप में क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ताकि हम अपने डाटा को ईजिली विजुलाइज कर सकें, हमारा बिखरा हुआ डाटा जो है वो हमें ईजिली नजर आ सके। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्कशन करनी है अबाउट हिस्टोग्राम की। ठीक है जी। अच्छा, अब हिस्टोग्राम बच्चों पहले याद रखिएगा कि हिस्टोग्राम जो हम बनाते हैं, एक तो वो बनाते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा की, वो डिस्क्रीट के नहीं बनाते। अभी मैं रीजन बताऊंगा। एक तो उसमें हमें चाहिए होता है कॉन्टिन्यूस डाटा। अब कंटिन्यूस डाटा का कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है ना। कंटिन्यूस डाटा ग्राफ में कैसे शो होगा, वो इंटरवल्स की फॉर्म में शो होगा। अच्छा, इसमें एक तो कंटिन्यूस डाटा होता है, दूसरा जब भी आप हिस्टोग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको बार्स नजर आएंगे, मगर वो बार्स कैसे होंगे बच्चों, वो रेक्टेंगल्स की फॉर्म में होंगे। वो जो भी बार्स आप देखेंगे ना, वो रेक्टेंगल्स की फॉर्म में होंगे, और ये जो रेक्टेंगल्स होंगी ना, ये साइड बाय साइड होंगी, यानी इनमें गैप नहीं हुआ करेगा। जो भी हिस्टोग्राम आप बनाओगे, इस एक तो वो कंटिन्यूस डाटा होगी, उसमें बार्स होंगे, उसमें रेक्टेंगल्स होंगे, और उनमें गैप नहीं होगा। वो बिल्कुल बार्स जो होंगे ना, वो साथ साथ चल रहे होंगे इस तरीके से। लेट्स से अगर एक आपके पास ये रेक्टेंगल बनी हुई है, ठीक है ना, हाइट कुछ भी हो सकती है, तो अगली रेक्टेंगल बिल्कुल इसके ऐसे साथ जुड़ी हुई होगी। देखिए लेट्स से मैंने इसकी हाइट ज्यादा कर दी, तो इनमें गैप्स नहीं होगा। ठीक है ना। ये रेक्टेंगल्स जो भी हम बनाएंगे, ये साइड बाय साइड आपके पास बन रही होंगी विदाउट गैप, यानी इनके अंदर गैप कभी भी आपको नजर नहीं आएगा। अगर गैप नजर आएगा तो वो डाटा ऑब्वियसली कंटिन्यूस नहीं होगा। वजह क्या है, अभी हमने बताया कि कंटिन्यूस डाटा में हर पॉइंट के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, इसलिए गैप उसके दरमियान हमारे पास नहीं होता है। अच्छा, अब क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं कंटिन्यूस डाटा की हिस्टोग्राम में, तो लाजिम बात है अगर कंटिन्यूस डाटा की हम बात करेंगे तो उसके अंदर तो डेसिमल वाले पॉइंट्स भी होंगे। लेट्स से किसी चीज़ की हाइट मेजर कर रहे हैं, किसी का वेट या किसी का टाइम मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ अभी हमने पढ़ी है, हमारे पास बात आ जाएगी इंटरवल्स की। तो जब हम कंटिन्यूस डाटा की बात करेंगे बच्चों, तो हमें यहां पर अपनी हिस्टोग्राम को इंटरवल्स में शो करना होगा। इसका मतलब है हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारा डाटा कंटिन्यूस होना चाहिए, और कंटिन्यूस का मतलब है कि हमारे पास इंटरवल्स होने चाहिए। तो हमें इंटरवल्स यहाँ पर ज़रूर चाहिए होंगे। अगर आपको याद हो तो हमने इस इंटरवल्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों, ये जो इंटरवल्स बने हुए हैं ये कंटिन्यूस क्यों है, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, सिर्फ
जो मैं यहाँ पर ये बताता हूँ, ये जो 70 और 70 आ रहा है बच्चों, इनमें ओवरलैपिंग है, आप देख सकते हो। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि अगर ये 70 पर एंड हो रहा है तो 70 पर ही क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो आपको याद होगा ऐसी क्लासेस को हम कहते थे ये हमारी एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं। एक्सक्लूसिव क्लास ये कंटिन्यूअस है क्योंकि गैप नहीं है, जहां पे एंड है वहीं से अगली क्लास स्टार्ट हो गई है। 75 और 75 को देखो, यहां पर ये एंड हो रही थी और वहीं से स्टार्ट हो गई 80। तो इसका मतलब है ये जो आपको इंटरवल्स नजर आ रहे हैं ये वाकई कंटिन्यूअस है क्योंकि हमने इसमें कहीं गैप नहीं रखा, जहां पर एंडिंग है वहीं से स्टार्टिंग हो रही है अगली क्लास। तो ऐसी क्लासेस को हम एक्सक्लूसिव क्लासेस कहते थे जो कंटिन्यूअस डाटा के लिए यूज होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप इंटरवल्स बनाएंगे वो याद रखिएगा उनमें एक तो ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अगर हम इस तरह इंटरवल शो करेंगे, ओवरलैपिंग का मतलब जहां पर एंडिंग है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस। अगर जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ऐसी क्लासेस एक्सक्लूसिव ही बनेंगी। ठीक है जी, एक्सक्लूसिव क्लासेस होंगी तो हमारा हिस्टोग्राम इस पर प्रॉपर शो होगा। यानी आपके पास इंक्लूसिव क्लासेस नहीं होनी चाहिए, वो हमने क्योंकि डिस्कस की नहीं है। इंक्लूसिव क्लासेस क्या होती हैं कि जहां से एंड होता है अगली क्लास वहां से स्टार्ट नहीं होती है। एक तो ये इसका रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है। अभी तो मैंने एक जर्नल आपको बना के दिखाया, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बच्चों। लेट्स से अगर हम बात करें इस क्लास की 60 to 65 और उसके बाद आपके पास आ गया 65 to 70। अब इनमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करते हैं? एक तो पहली बात ये नजर आ गई कि ये कंटिन्यूस है, एक्सक्लूसिव है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हमने ये वेट ऑफ अ पर्सन का है, तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये जो 65 kg वेट वाला पर्सन है ये किस क्लास में है? ये पहले इंटरवल में है, पहली क्लास में है या दूसरी क्लास में है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि भाई हम किस रूल को लेके चलें। 65 तो पहले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है। बच्चों एक बात याद रखिए, जो क्लासेस हम बनाएंगे वो एक दूसरे से, हर क्लास एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली क्लास में जो पर्सन आ रहा है वो दूसरी में भी आ जाए। तो इसके लिए हम एक रूल डिसाइड करते हैं आसानी के लिए। वो रूल क्या होता है कि हम जो इसकी पहली वैल्यू होती है बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, इसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, LCL में लिख रहा हूँ, और इसको हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। पहली क्लास की अगर मैं बात करूं तो रूल क्या होता है, हम रूल एक ऐसा डिसाइड करते हैं कि जो लोअर क्लास लिमिट है उसको हम अपनी क्लास में इंक्लूड करते हैं, और जो अपर क्लास लिमिट है उसको हम अपनी क्लास में क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। ये हर एक में रूल हम बनाएंगे। अब हुआ क्या, अगर मैं इसको पहली क्लास को देखूं तो मेरा 60 जो है पहली क्लास में इंक्लूड हो गया, मगर 65 मेरा एक्सक्लूड हो गया, उसको भी शामिल नहीं कर रहा। फिर ये कहाँ शामिल होगा जाके? अगर आप दूसरी क्लास को देखें तो ये 65 जो मैंने एक्सक्लूड किया, एक्चुअल में ये क्या हुआ, ये बच्चों आपका सेकंड क्लास में जाके क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। इसका मतलब है कि मेरी पहली क्लास में 60 भी है, 60 पॉइंट समथिंग सारी वैल्यू हैं, कहाँ तक जा रही हैं, 64.9999 कहीं तक भी चली गई, वो सारी शामिल हैं कंटिन्यूस डाटा इसके दरमियान। होल नंबर्स भी और डेसिबल वाले भी, मगर वो जो आखिरी नंबर था 65 वो उसमें शामिल नहीं हुआ, वो कहाँ जाके शामिल हो गया, अगली वाली क्लास में। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट क्लास लिखता हूँ 70 to 75, तो ऑब्वियसली ये वाला जो 70 है ये यहाँ पे बच्चों हम इसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे, ये अगली क्लास में जाके शामिल हो जाएगा। तो आपने इस कंटिन्यूस डाटा को अपने जहन में रखना है। इंटरवल्स में जब हम एक्सक्लूसिव क्लासेस बनाते हैं तो वो किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं बच्चों हिस्टोग्राम की, तो मैंने कहा एक तो कंटिन्यूस डाटा होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब है उसमें डेसिमल्स भी हैं, फ्रैक्शंस भी हैं, सब कुछ हैं, तो हमें इंटरवल्स की जरूरत पड़ेगी। इंटरवल सबसे बेस्ट चीज़ है हमारी कंटिन्यूस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बार्स होंगे, रेक्टेंगल्स होंगे, गैप्स नहीं होगा, और क्यों गैप्स नहीं होगा मैंने उसकी आपको रीज़न बता दी। अब देखिए वजह क्या है। अब लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ और मैं आपसे ये कहता हूँ जी चलें कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, और मैं आपको ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी एक क्लास में बच्चों 50 स्टूडेंट्स हैं। लेट्स से हम ये कहते हैं कि 50 स्टूडेंट्स हैं, और इन 50 के 50 स्टूडेंट्स का वेट अगर मेजर किया जाए तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं किसी स्टूडेंट्स का वेट आ जाएगा, चलें जी 50.5 kg, और कोई एक स्टूडेंट है उसका वेट आ जाएगा 60 kg, किसी का आ जाएगा जी 62.5 kg,
किसी का आ जाएगा जी 65.5 kg एटसेट्रा। यानी ये मैं 50 स्टूडेंट्स तो शो नहीं कर रहा, ये 50 के 50 स्टूडेंट्स का वेट पड़ा हुआ है आपके पास। ऑलराइट जी, अब क्वेश्चन ये है, क्या अगर मैं इनको ग्राफ पे शो करूं तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं हर स्टूडेंट्स का को एक एक लाइन से रिप्रेजेंट करूं ग्राफ में। यानी मैं इस स्टूडेंट्स के लिए एक लाइन बनाऊंगा, अगर मैंने ग्राफ बनाना है तो इसके लिए मैं एक बार बनाता हूं, इसके लिए अलग बार बनाऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि मुझे उन 50 स्टूडेंट्स को एक एक सिंगल बार से शो करना पड़ेगा, तो इससे तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एक तो प्रॉब्लम यह है कि हमारा ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन उससे नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ये करेंगे कि हम इसके इंटरवल्स बना देंगे। ऑलराइट जी, इंटरवल्स कैसे बना देंगे? लेट्स से मैं इंटरवल्स बना दूंगा भाई इस तरीके से कि मैं कहता हूं चलो मैं एक इंटरवल बना देता हूं 50 से 55 kg का, ठीक है। तो इसका मुझे फायदा क्या होगा, तो मैं इस इंटरवल में देख सकता हूं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस इंटरवल में आ रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे कह देता हूं जी कि वो कितने स्टूडेंट्स आ गए, 20 स्टूडेंट्स आ गए। तो जब मैं उसको रेक्टेंगल से शो करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसके लिए बनाया एक रेक्टेंगल, और कहां से कहां तक था जी 50 to 55, और इसके लिए कितने स्टूडेंट्स मेरे पास थे 20 स्टूडेंट्स। तो फायदा क्या होगा, इस रेक्टेंगल को देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि यार मेरे पास जिनका वेट 50 से 55 kg था वो कितने स्टूडेंट्स थे, वो 20 स्टूडेंट्स थे। तो हमें हिस्टोग्राम का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो यही होता है कि हम ये वाला काम इजीली हिस्टोग्राम में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बात भी याद रखनी है। अब थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोग्राम की वो शेप दिखाता हूं जो बनती है, कैसे बनती है ये आपने याद रखना है। अभी सिर्फ इस शेप को आप देखो, तो देखो आपको ये कितनी एक्यूरेट शेप नजर आ रही है बनी हुई। एक तो मैंने जो बातें आपको उसमें बताई थी वो क्या बताई थी कि जो भी रेक्टेंगल्स बनती हैं उनके दरमियान गैप नहीं है। आपको नजर आ रहा है कि रेक्टेंगल्स बिल्कुल साइड बाय साइड जुड़ी हुई हैं, ये कंटिन्यूस डाटा को शो कर रही हैं, ये कंटिन्यूस डाटा को शो कर रही है। मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर हमने इसको एमटीक्यू छोड़ा, ये हम बाद में बताते हैं। तो अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हिस्टोग्राम अगर आप एक ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत एक्यूरेट आपको नजर आएगी। दूसरी चीज आप ये देखें कि मेरे इस एक्स एक्सिस पे बच्चों इंटरवल्स नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये पहला इंटरवल देखूं तो 60 to 80 है, दूसरा इंटरवल देखें 80 to 100 है बगैर गैप के, 100 to 120 ये इंटरवल्स हैं आपके, ठीक है। 60 to 80 पहला इंटरवल्स है, ये देख लें। अब देखिए इसका फायदा क्या हो रहा है, अगर मैं 60 to 80 को देखूंगा तो बच्चों इस पर मुझे कितने स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, 30 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ पे नजर आ गया होगा, ठीक है। यानी 60 to 80 पे 30 स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह 80 to 100 पे आपके पास ये 22 स्टूडेंट्स हैं। तो पहले तो ये देखें कि हमने इसको, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है। एक तो कंटिन्यूस डाटा है, बार्स है हमारे पास, क्या हैं बार्स कैसे हैं, साइड बाय साइड है, उनमें गैप नहीं है, ठीक है। और ये इस तरीके से बनेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज बच्चों, ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं विड्थ, ठीक है ना। यानी इसको भी अगर मैं देखूं तो ये इस रेक्टेंगल की विड्थ है, इसको मैं देखूं तो ये रेक्टेंगल की विड्थ है, इसको मैं देखूं तो ये रेक्टेंगल की विड्थ है, इसको मैं देखूं तो ये रेक्टेंगल की विड्थ है। अब आप एक चीज गौर करें कि जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं उसकी विड्थ सेम है। इसकी विड्थ 20 है, आप देख सकते हो 80 - 60, इसकी विड्थ भी 20 है, इसकी विड्थ भी 20 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी रेक्टेंगल्स बनी हुई नजर आ रही हैं इनकी विड्थ सेम है, ठीक है। इनकी विड्थ चेंज नहीं है, सेम विड्थ के साथ ये बने हुए हैं। तो विड्थ निकालने का तरीका ये होता है, अगर आप इनको माइनस कर दें इंटरवल्स को तो आपको विड्थ नजर आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको यहां से बताता हूं, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये फिजिकली ये आपका रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है जिसको हम यहां पे देख सकें। देखें फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है क्या, मैं ये कहता हूं जी, फर्ज करें एक क्लास के बच्चों का टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है जी, जिसको हम रीडिंग टेस्ट कहते हैं। तो टीचर ने सब बच्चों को जी 5 मिनट्स का टाइम दे दिया। उन्होंने कहा यार 5 मिनट्स में हम देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कितने वर्ड्स को टाइप करते हैं। और जब 5 मिनट्स कंप्लीट हो गए तो टीचर ने क्या किया, उस डाटा को इकट्ठा किया और उस डाटा को हिस्टोग्राम पे शो कर दिया। ऑलराइट जी, कैसे शो किया कि वो जो नंबर ऑफ वर्ड्स थे जो उन्होंने टाइप किए उसको हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं नंबर ऑफ वर्ड्स इन 5 मिनट्स, और कितने स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट्स ने 5 मिनट के अंदर 60 वर्ड टाइप किए हों, हो सकता है किसी ने 62 किए हों, किसी ने 63 किए हों, किसी ने 80 किए हों। तो हमने उनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। ऑलराइट जी, अब आप ये देखें इसका फायदा क्या है।
हमने ये जो किया और उसके बाद हमने जो बार्स बना दिए, तो हमें इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, हमें क्लास इंटरवल में क्या नज़र आ रही है। अब एक बात को गौर से ज़रा देखें। सबसे पहले अगर आप ये देखें कि इसमें जो सबसे लंबी बार आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर सबसे लंबी बार आपको ये पहली वाली रेक्टेंगल नज़र आ रही है। अच्छा, पहली वाली रेक्टेंगल क्या बता रही है आपको, आप ज़रा गौर करें तो ये आपको बता रही है कि ये बार 30 को टच कर रही है, पहली रेक्टेंगल। फिजिकल मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 5 मिनट्स के अंदर 60 to 80 वर्ड्स के दरमियान टाइप किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये क्लास की एक एवरेज स्पीड है जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे। इसी तरह आप जरा दूसरे बार पर आए, दूसरा बार आपको 80 to 100 वर्ड्स दिखा रहा है, तो ये आपको बता रही है कि भाई 20 स्टूडेंट्स, ये देखिए ये बार, सॉरी 22 स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें ये बार कहाँ जा रही है, अगर हम काउंट करेंगे यहाँ से तो ग्राफ को देख के तो ये 22 स्टूडेंट्स हैं। 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, 80 to 100 वर्ड्स टाइप किए हैं। तो देखिए कितनी बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि आप अलग अलग डाटा को नहीं देख रहे, आप हिस्टोग्राम में देख रहे हैं। तीसरी बार को देखें जो आपके पास 100 और 120 वर्ड्स हैं, तो ये आपको नजर आ रही है कि एग्जैक्ट इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं बच्चों जिन्होंने 5 मिनट्स के अंदर कितनी टाइपिंग की है, कितने वर्ड्स की टाइपिंग की है, जो आपको नजर आ रही है 100 से 120। और सबसे इसमें एक अगली बार को देखें आप, इसी तरह अगली बार को देखें आप, तो ये बेस्ट इंफॉर्मेशन है जो हमें यहां से मिल रही है। हम यहां से देख के इजीली विजुलाइज कर सकते हैं भाई कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एक जो 0 to 60 आपको नजर आ रहा है, यहां पे मैंने एक किंक यूज किया है, ये मैं बाद में बताऊंगा हम क्यों यूज करते हैं बच्चों। अगर आप इस एक्स एक्सिस पर देखें तो इसका मतलब है यहां पर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है, कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने 60 से कम वर्ड्स को काउंट किया हो, मतलब टाइप किया हो, ठीक है ना। तो इसे हम यहां पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें कोई स्टूडेंट्स नहीं आ रहे बच्चों, तो हम यहां पर एक किंक सा बना देते हैं इस तरीके से। ये ऐसे बनता है आपके पास, थोड़ा सा ऊपर ले जाके नीचे आप ये किंक सा बना देंगे, ठीक है। यानी यहां पर आपको नजर आ रहा है कि इसका मतलब है 0 से 60 तक किसी बच्चे ने भी इतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं दी है, ऑलराइट। तो अब ये देखिए इसका खुलासा क्या हुआ। इस एक पिक्चर को देखकर आपका टीचर फौरन ये बता देगा कि ज्यादातर बच्चों की जो स्पीड है, ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड भाई 60 to 80 वर्ड्स हैं। कितना आराम से हमें पता चल गया, ठीक है ना। और बहुत फास्ट टाइप करने वाले बच्चे क्लास में बहुत ही कम हैं, वो आप देख सकते हैं, वो आपको ग्राफ बता रहा है वो कौन से स्टूडेंट्स हैं। जो 160 से 100 के दरमियान करेंगे वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए हमने पूरे के पूरे डाटा को कितने बेहतरीन तरीके से विजुलाइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है ना। तो हिस्टोग्राम का सबसे बड़ा फायदा आपके पास यही होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक्सिस कैसे लेते हैं और किस तरीके से हम एक्सिस को विजुलाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ये जो आपको यहां पे नजर आ रही है ना बच्चों, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे जो नजर आ रही है हम इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम फ्रीक्वेंसी को पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डाटा जितने टाइम्स आ रहा होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, एक बात को गौर से देखें, 60 to 80 की अगर मैं बात करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 30 है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको ये राइट पर बनी हुए नजर आ रहे हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। 60 to 80 क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 है। जो हमने यहाँ लिखा वो हमने यहाँ लिख लिया। 160 to 180 के दरमियान ओनली 1 स्टूडेंट आ रहा है। तो आप इसको देखें, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों। तो यानी अगर आप 60 to 80 को देखें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 30 थी और उसका बार सबसे हाई है, सबसे ज्यादा बार है। अच्छा, एक और चीज को देखें, उससे नीचे जाएं, 80 to 100 में देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी 22 है, वो इससे थोड़ा सा कम बार है। ये सबसे ज्यादा है, ये उससे कम है, फिर ये उससे कम है, फिर ये उससे कम है, फिर उससे कम और सबसे कम। तो यहां से एक बात मुझे नजर आ रही है कि अगर आप गौर करें, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लार्जर उसका बार सबसे ऊपर, सबसे हाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम उसका बार सबसे कम। तो क्या यहां पर मैं कह सकता हूं, इसको विजुलाइज कर सकता हूं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल के। ऐसा ही है बच्चों, हाइट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है,
एक क्वांटिटी को अगर इंक्रीज करेंगे दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाएंगी। वजह क्या हुई कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसका बार सबसे ऊपर, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम उसका बार सबसे कम। तो पहली प्रॉपर्टी तो हिस्टोग्राम में आपको ये नज़र आएगी। दूसरी चीज़ बच्चों, दूसरी चीज़ आप ये देखो, अगर मैं एरिया की बात करूं किसके, इस रेक्टेंगल के, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जरा सोचें इस बात को, ये कैसे बात हो रही है। हमें पता है एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, हाइट इंटू विड्थ आपका फार्मूला होता है। अगर आप इस रेक्टेंगल को देखें, पहली रेक्टेंगल को देखें, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों इस पहली रेक्टेंगल का मुझे एरिया अगर निकालना है, ऑलराइट, तो देखो हमें पता है इसकी विड्थ कितनी है, हम पहले भी देख चुके हैं, इसकी विड्थ 20 है, और बच्चों इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, 30 है। ऐसे ही नजर आ रहा है आपको। तो ये हाइट इसकी कितनी होगी, 30 मल्टीप्लाई बाय 20। अगर मैं इस पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, ठीक है ना, मैं इसको R1 कह देता हूं, R1 का अगर मैं एरिया देखूं तो मेरे पास 600 आ रहा है पहले रेक्टेंगल का एरिया। अच्छा, जरा दूसरे रेक्टेंगल को कैलकुलेट करें, ठीक है ना, R2 रेक्टेंगल 2, तो आपके पास विड्थ तो सेम है 20, तो 20 और इसकी हाइट कितनी है जी, इसकी हाइट यहाँ पर लिखी हुई है 22, तो 22 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे जी, 20 करेंगे, यू गेट 440। ठीक है, लेट्स से अगर मैं तीसरी रेक्टेंगल को देखूं R3 को, तो इसका भी एरिया कैलकुलेट करते हैं, 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाय 15 यू गेट 300। तो यहां पर आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आएगी, जरा गौर करें इस चीज को कि फ्रीक्वेंसी को देखें और एरिया को देखें। अब ये जो रेक्टेंगल 1 थी इसकी फ्रीक्वेंसी 30 थी, रेक्टेंगल 2 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 22 थी, रेक्टेंगल 3 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी जी, 15 थी। तो मैं यहां से एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूं, जरा एक चीज गौर से देखें, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो आपको ज्यादा एरिया दे रहा है। और से देख लें, 30 अगर फ्रीक्वेंसी है, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 30 है तो उसका एरिया कितना मिल रहा है, 600। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 22 है, एरिया कम। सबसे लास्ट में चले जाए, इसकी हम 1 की बात कर रहे हैं, अगर आप 1 को देखेंगे तो इसका एरिया भी आप कैलकुलेट कर लें, वो सबसे कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका एरिया सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिसका एरिया सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको कहां नजर आई बच्चों, हिस्टोग्राम में। पहली प्रॉपर्टी कि फ्रीक्वेंसी और हाइट ऑफ रेक्टेंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसका जो एरिया होता है बच्चों वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, इसके फ्रीक्वेंसी के हो जाता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, इसके बाद यही बात वही लिखी हुई है जो हम बात कर रहे हैं कि एरिया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, थर्ड पॉइंट को, कि जो आपका एरिया है इट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। क्या ये बात हमारी ठीक है? आप इसको ऑब्जर्व करें कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, बट व्हेन द क्लास विड्थ आर इक्वल। आप देख भी लो, वही बात हो रही है कि एरिया अगर ज्यादा है, ये देखें इसका एरिया 600 है, तो इसलिए भाई इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, बट व्हेन द क्लास विड्थ आर इक्वल। ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आपकी जो क्लास विड्थ होगी वो इक्वल होगी, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर हमारी क्लास विड्थ इक्वल नहीं होती है। अभी तक हमने सिर्फ ये चीज़ों को देखा है बच्चों कि हमारी हिस्टोग्राम होती क्या है और उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अभी हमने ये नहीं सीखा कि हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं। अभी हम उसको, इसी एग्जाम्पल्स को मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये कैसे बनाई है और इसके लिए प्रोसेस क्या होगा। बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं तो आपका हिस्टोग्राम अच्छी बनेगी, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगी हर चीज़ के बारे में, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम हिस्टोग्राम को पहले डिफाइन कर लेते हैं। वो क्या होगी जी, एक तो ये 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है। 2 डायमेंशनल मीन इसका एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बता दिया किस डाटा को, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है ना। वो जो हमने पीछे बनाया था, ग्राफ बनाया था, वो सॉरी जो हमने टेबल दिखाया वो कंटिन्यूस ही होता है आपके पास। नंबर 2, हिस्टोग्राम में क्या होते हैं जी, बार्स आर प्लेस कंटिन्यूसली साइड बाय साइड विद नो गैप बिटवीन द एडजेसेंट बार्स। ये मैंने आपको बता दिया कि हिस्टोग्राम जब भी बनाएंगे इनमें गैप्स नहीं होगा, साइड बाय साइड होगा, कंटिन्यूस होगा, गैप बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। That is the histogram rectangle are erected on the class interval of distribution। मैंने क्या कहा था कि आपको क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे
क्लास इंटरवल्स ही आपको बताएगा। दूसरी चीज़, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ऊपर मैंने डिस्क्राइब किया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा नज़र आएगी आपको। ठीक है जी। अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। ये वही एग्जाम्पल्स मैंने लिए वहाँ से जिसका मैं ग्राफ दिखा रहा था। अब ये लेट्स से द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप अ स्टूडेंट्स इन 5 मिनट्स। ये वही एग्जांपल है जो मैं वहाँ पे शो कर रहा था कि एक टीचर है, उसने कंडक्ट किया क्लास में एक सर्वे। उसने कहा जी आप ये टाइपिंग करें, और स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब आपको नजर आए कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब टीचर ये देखना चाह रहे हैं कि भाई 5 मिनट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, किसी ने 66 वर्ड टाइप किए, किसी ने 127। तो अब यहाँ से उसको विजुलाइज करना मुश्किल है, तो वो कहता है यार इसके लिए हम एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। अब क्वेश्चन में डिमांड की गई है आप एक हिस्टोग्राम तो बनाएं मगर उसकी क्लास विड्थ को 20 रखें। ठीक है, लेट्स से आपको बता दिया गया आप हिस्टोग्राम ऐसे बनाएं कि उसकी क्लास विड्थ 20 से ज़्यादा न रखें। तो बच्चों सबसे पहला काम, क्योंकि आपका ये रॉ डाटा है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ आप इस डाटा को अरेंज करें। अगर आप अरेंज नहीं भी करेंगे तो ठीक है, सिर्फ होगा क्या नुकसान कि आपको उस क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा डाटा को देखने में, एरर भी आ सकता है। तो बेस्ट थिंग क्या होती है कि अपने डाटा को लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा टाइम इसमें होता है, लेकिन आप अगर क्विक वे में करेंगे तो ये हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस डाटा को अरेंज कर लिया है कहाँ से कहाँ तक, असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए ये अरेंज हो गया डाटा। अब ये डाटा कितना है आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब देखिए हिस्टोग्राम बनानी है तो मुझे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। मैंने कैसे बनाया देखें, अब मैं इसको 60 से स्टार्ट करता हूँ, आप 62 से भी कर सकते थे। तो मैंने 60 से स्टार्ट लेना है लेट से, और मुझे क्लास विड्थ उसने कहा 20 रखें, तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्लास विड्थ 20 रखी, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंटिन्यूस डाटा चाहिए। हिस्टोग्राम के लिए एक्सक्लूसिव क्लासेस चाहिए होती हैं। तो अगर मैं 80 पर एंड कर रहा हूँ तो मुझे 80 पर ही स्टार्ट करना पड़ेगा। 82 आगे 20 का गैप रखेंगे तो 100। इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखें टिल द एंड। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने क्लास इंटरवल्स बनाए बच्चों, और ये क्लास इंटरवल्स एक्चुअल में आपके क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये वाले नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर। तो 60 to 80, 80 to 100। अब आप कहेंगे जी हमने यहाँ तक क्यों ब्रेक किया, 160 to 180 हमें कैसे पता चलेगा। 180 to 160 गए, फिर 160 to 180 गए, मैं क्यों नहीं 180 to आगे 200 गया, क्योंकि मेरा डाटा सारा का सारा यहाँ तक आ रहा है, मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने अरेंज करने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे ये पता चल गया भाई मेरी सबसे लोअर जो मेरी वैल्यू है वो 62 है और सबसे हायर वैल्यू 175 है। तो मेरा डाटा अगर यहाँ तक आ रहा है तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 175 इसके दरमियान आ गया तो मैं इसको यहीं पर ब्रेक कर लूँगा, मुझे 180 to 200 में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला स्टेप आपको समझ आएगा कि हमने खुद से होल नंबर से स्टार्ट लिया। आप इसको 62 से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक होल नंबर आसानी के लिए मेरे शो करने के लिए। अब क्या होगा, मैंने अगर 60 to 80 रखा तो बच्चों आपको याद है मैंने आपको बताया था मैं देखूंगा इसके दरमियान कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप देखिए अरेंज डाटा का सबसे बड़ा फ़ायदा देखें 60 to 80 के दरमियान। अब देखिए मुझे मैं बगैर देखे इसको उठा के ले आया हूँ यहाँ तक। ये 60 to 80 के दरमियान के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, आराम से देख सकते हैं। अब इन्हें आप काउंट कर लें, ये 30 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। तो देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए। इसी तरह अब आप क्या देखेंगे 80 to 100 के दरमियान, 80 to 100 के दरमियान, तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनमें कितने स्टूडेंट्स हैं 22। इसी तरह आप सारे डाटा को देख लें। सबसे फायदा क्या हुआ डाटा को अरेंज करने का कि हम बहुत आसानी से इन स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। अच्छा एक काम ज़रूर किया करें, बेस्ट ट्रिक यही होती है कि आप जब ये बना लें इसको, बेटा जो हमने बनाई है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये कंटिन्यूस है। एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इनमें गैप्स आपको नहीं होना चाहिए, ओवरलैप होने चाहिए, गैप्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास कंटिन्यूस बन गया। और ये याद रखना है कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है। आप इन तमाम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करें, इसका फ़ायदा क्या होगा, आप इन सबको प्लस करके देख लें कि इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो 2 + 0 + 5, 5 + 2 7, इट्स 7, ठीक है। सॉरी, आप इनको ऐड करें तमाम को, कैलकुलेटर में करके देख लें, 30 है तो 50 हो गया, एंड 50 + 15 65 67, it will be 67 + 10 77, 78, and 78 + 4 is 82। इसका फ़ायदा क्या होगा,
इसको जब आपने ऐड किया तो बेटा आप यहाँ पर देखेंगे ये काउंटिंग में भी 82 होने चाहिए सारे। अगर ये काउंटिंग में सारे 82 हैं और इसका सम भी 82 आ रहा है, इसका मतलब है आपने ठीक विजुलाइज किया है। अगर इसका सम 80 आ जाता है तो इसका मतलब है आपने कोई 2 स्टूडेंट्स यहाँ से मिस कर दिए हैं। तो ये ज़रूर चेक कर लिया करें, यह आपके लिए आसानी होती है क्योंकि ये आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये जो राइट पर है। तो फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो ओरिजिनल डाटा के हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप समेशन करें किसका, फ्रीक्वेंसी का, एक्चुअल में वो आपके पास n के इक्वल होना चाहिए। n का मतलब जो आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन है उनके इक्वल होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्केचिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, स्केचिंग बड़े ध्यान से करनी है। ग्राफ पेपर ले लें, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पर मैंने ग्राफ पेपर ले लिया, ठीक है जी। अब इसको स्केच करना है बड़े ध्यान से। देखो सबसे पहले एक बात देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यूँ करता हूँ कि मैं अगर अपने क्लास इंटरवल्स को देखूँ तो इसमें 20-20 का गैप है सबके अंदर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, क्लास विद 20 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आसानी के लिए शुरू वाला पोर्शन छोड़ देंगे आप, ठीक है। आप यूँ करें कि यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए ये आपके पास पहले आप डिसाइड करेंगे कि आप 1 यूनिट को कितना ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 0 है तो मैंने एक बॉक्स के बाद 20 लिया, फिर अगले बॉक्स के बाद 80 लिया। मैं कितने कितने का गैप रख रहा हूँ, 20-20 का, क्योंकि इसकी क्लास विद 20 है। तो मैंने ये बता दिया कि यार ऑन एक्स एक्सिस जो मेरा 1 यूनिट है वो 20 वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्ड्स क्योंकि हमने नंबर ऑफ वर्ड्स किस एक्सिस पे लिए हैं, एक्स एक्सिस पे लिए हैं, ठीक है। आपने बता दिया, ये बताना जरूरी है बच्चों ताकि आराम से विजुलाइज हो सके। देखिए 0 to 60, 60 to 80 और 80 to 100, 100 to, ये हमने 20-20 के गैप के साथ यहाँ पर रख लिया। ऑलराइट जी। अच्छा, अब इसके अंदर ये हमने शुरू वाला पोर्शन आप 0 रखें और उसके बाद ये किंक पहले ही बना दें। क्यों बनाया, देखो अब हुआ क्या कि मेरे पास 0 to 60 पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, 0 से 60 पर एक 0 से स्टार्ट करके एक छोटा सा इस तरह किंक बना दूंगा जो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ कुछ नहीं है भाई। ऑलराइट। अच्छा, अब वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं, वो कैसे लिए। तो मैंने यूँ सोचा कि अगर मैं देखूँ यार मेरे पास ज़्यादातर ये नंबर भी 5 का मल्टीपल है, मैंने इसको ऑब्जर्व किया, ये नंबर भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ठीक है ना। इसलिए सोच लिया करें आप कि 3 नंबर, ज़्यादा नंबर मेरे 5 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको 5-5 लेके चल देता हूँ। ज़रूरी नहीं है, आप 1 to 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 to 3 से करेंगे तो आपने 30 तक जाना है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ग्राफ पेपर का यही फ़ायदा होता है क्योंकि आपका जो 1 यूनिट है, ये पूरा ये जो 1 यूनिट है, ठीक है ना, जिसको हम 1 यूनिट कहते हैं, इसमें एक्चुअल में अगर आप काउंट करें तो आपके पास बॉक्सेस आप 5 बना सकते हो इजीली इसके अंदर। ऑलराइट, यानी आप यूँ देख लो कि यार ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगला फिर 10, ये 15, तो इस तरह आप लेके चलें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है। और भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि ग्राफ को आप बेस्ट तरीके से कैसे विजुलाइज करेंगे। हाँ जी, अब बच्चों हमारा तरीका क्या था, हमारा तरीका बड़ा सिंपल था। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 60 to 80 के दरमियान आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 30 हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह 60 पे एक लाइन बनाऊँगा और इसको 30 तक ले जाऊँगा, ठीक है। आपके पास अगर स्केल होगा तो इट वुड बी अ बेस्ट विजुलाइजेशन, ठीक है ना। ये देखें, और फिर मैं क्या करूँगा, 80 पर इसको वापस डाउन पे ले आता हूँ, ठीक है जी, लाइक दिस। ये आपका बच्चों पहला रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें 60 से 80 के दरमियान आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है। ऑलराइट, इसी तरह आप इसको कंटिन्यूस रखें। फिर 80 to 100 के दरमियान 22 है। बी केयरफुल कि आपने अब यहाँ पर 80 to 100 गैप नहीं देना, 80 to 100 के दरमियान 22 है, तो 22 को आपको पहले देखना पड़ेगा अपने ग्राफ के अंदर। यहाँ 20 है, ठीक है ना, यहाँ पर मिडल है, यहाँ 25 है। तो आप इस ग्राफ को खुद ज़रा काउंट करके देखिएगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपका जो वाई एक्सिस पर 1 यूनिट है वो कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं एक लाइन को देखूं तो वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा। इसका तरीका क्या होता है बच्चों, इसका तरीका बड़ा आसान होता है। अगर आप अपने कैलकुलेटर में जाना चाहते हैं तो देखें, वाई एक्सिस को देखें, जो हमारा 1 यूनिट है वो बच्चों कितने बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बॉक्स कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, 5 को, ठीक है ना, यानी 1 यूनिट आपका 5। तो ट्रिक क्या होती है, आप इस 5 को नीचे जाके डिवाइड करें 1/5 और ये चेक करें कि 1/5 आपका कितना आएगा। अब इसको देख सकते हैं आप कैलकुलेटर में, इसको चेक कर लें अपने कि 1/5 कितना होगा। ये ज़रूरी नहीं है, ये एक विजुलाइजेशन है, आप इसको अपने वे में भी
करके देख सकते हैं, तो ये आपका 0.2 एक्चुअली आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है ये 0.2 है एक्चुअली। यानी अगर मैंने 5 तक जाना है तो 0 से 5 के दरमियान सॉरी जी 10 आपको नज़र आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक जो स्मॉल बॉक्स है वो 0.2 का है, 0.2 देन 0.4 देन 0.6 देन इस तरह आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो मुझे अगर 22 पर जाना है 100 को लेकर, तो ये मेरा 20 है, फिर 0.2 करके आप इसको आगे देखेंगे तो आप इसको 20 तक भी देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस 100 को पिक करूँगा यहाँ से, ठीक है, ये मैं 20 पर आ गया और मुझे जाना है 22 तक। तो एक्चुअल में मेरा 22 यहाँ कहीं आ जाएगा। ये आप खुद भी अपने प्रॉपर ग्राफ में ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये हाफ हो जाएगा, 25 और 20 का हाफ आपको पता है वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मेरे पास पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको इसके साथ यहाँ पर क्या कर दूंगा, ऐसे कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। ये एरो बन गया, एरो नहीं बनाना हमने। तो आप देखिए इस तरह हम रेक्टेंगल्स को बनाना शुरू कर देते हैं इन ए क्विक वे। आपके पास अगली वैल्यू 15 पर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 15 पर ले जाऊँगा। तो 15 आपके पास यहाँ आ रहा है, ये एरोज नहीं बनेंगे, ये मेरे पास सिर्फ स्केल की वजह से बन रहे हैं। तो ये मेरे पास एग्जैक्ट 15 आ गया। इसी तरह अगला हमारा 10 पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ से उठाएंगे और हम 10 पे ले आएंगे। ऑलराइट जी, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये 10 आ गया मेरे पास। और लास्ट 2 मेरे पास है, अगला 4 पर है। तो बच्चों ये 5 है, 5 के नीचे थोड़ा सा कहीं हमारे पास जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। 140 इसके दरमियान मेरे पास यहाँ पे ये देखें ये 5 है, यहाँ कहीं मेरे पास एक्चुअल में 4 आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एरोज बन रहे हैं, एरोज आपने नहीं बनाने। और लास्ट चीज़ मेरे पास 1 है, तो ये 0 है, बिल्कुल 0 से थोड़ा सा ऊपर आपके पास ये 1 होगा। तो चलिए मैं इसको शेड वैसे ही कर देता हूँ क्योंकि मेरा ये थिक है मार्कर। तो आप इसको 1 पे ले जाएंगे और यहाँ पर इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है जी। आप चाहें तो इनको कलर्स कर दें, ना भी करें, इट्स अप टू यू, कोई बात नहीं। तो ये बच्चों हमारे पास एक्चुअल में बन गई है एक हिस्टोग्राम जिसके दरमियान गैप नहीं है, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हिस्टोग्राम मैंने कैसे बनाई है और क्या प्रोसेस होता है हिस्टोग्राम को विजुलाइज करने का, ठीक है जी। तो ये वही क्वेश्चंस था, बट आपने कैसे किया है ये आपने जहन में रखना है। ग्राफ पेपर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा ग्राफ पेपर पे काम करना। अगर ग्राफ पेपर नहीं लेते हैं तो इट्स फाइन, लेकिन फिर आपको वहाँ पर प्रॉपरली स्केल देखना पड़ेगा कि आप किस तरह प्रॉपर स्केल को यूज़ करते हुए हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये एक प्रोसेस था हिस्टोग्राम बनाने का। लेकिन हमने इनको, अगर आपको ये तो डाटा ऐसा दिया हुआ था जिसमें आपको बता दिया गया था कि आपने किस तरीके से डाटा को यूज़ करना है। मैं क्विक वे में आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें हम क्लास विड्थ गिवन नहीं देते। सो इन ए क्विक वे आप ये देखो, लेट्स से यू हैव गिवन दिस डाटा। अब आपसे कहा जाता है कि यार इसका हिस्टोग्राम बनाओ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये कहा था कि बच्चा इस डाटा को अरेंज कर लो, ठीक है ना। आप इसको अरेंज कर लेंगे। एक्चुअल में ये अरेंज हुआ हुआ डाटा है, लकीली हमने इसको अरेंज किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास स्कैटर डाटा होगा, अरेंज नहीं होगा, तो आपने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है क्लास विड्थ, तो आप क्लास विड्थ मेंशन नहीं है तो फिर उसके लिए आप क्या करें, अपनी मर्जी से क्लासेस ले सकते हैं, अपनी मर्जी से भी विड्थ ले सकते हैं, इसकी नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। अगर आपको गिवन नहीं है तो आप इन प्रोसेस को बच्चों फॉलो करो। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप, अगर आपके पास क्लास विड्थ नहीं है या आपको नहीं पता कि कितनी क्लासेस बनानी है, तो आप एक छोटा सा काम करें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं। आप सबसे पहले इसकी रेंज निकाल लें। रेंज कैसे निकालते थे, डाटा की मैक्सिमम वैल्यू में से डाटा की मिनिमम वैल्यू माइनस कर दें, ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू आपको नज़र आ रही है इसमें 65 है, डाटा रेंज हुआ हुआ है। मिनिमम वैल्यू आपको नज़र आ रही है 12 है। जब आप इनको माइनस करेंगे, सो यू गेट व्हाट, दिस इज एक्चुअली 53। तो ये रेंज आ गई। दूसरा आप क्या बात करेंगे, अच्छा फिर आपने यूं करना होता है कि आप ये देखें कि यार मुझे कितनी क्लासेस बनानी है, नंबर ऑफ क्लासेस। ये मैं क्यों देख रहा हूं, जैसे देखिए पिछले क्वेश्चन में जब विड्थ मैंने रखी थी तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 क्लासेस बन गई थी। अच्छा मैंने अब अंदाजा लगाना है, तो इसकी ट्रिक है बड़ी आसान सी, आप यूज करें √n को, ठीक है। और भी फार्मूलाज हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ √n की ट्रिक बता रहा हूँ। √n क्या होता है, n का मतलब है आपके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं डाटा में, इसको आप काउंट कर लें। या आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये 30 है बच्चों। तो आपने 30 का क्या निकाल लेना है, अंडर। अच्छा बड़ा केयरफुल यहाँ पे रहना है, 30 का जो अंडर रूट आएगा वो 5.4 आएगा।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं करना, यहाँ पे राउंड अप करना है, ये एक रूल है। क्यों, वजह क्या है? अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो मेरी क्लासेस कम हो जाएंगी। हमने क्या करना होता है, हमने इसको आसान के लिए राउंड अप किया है। राउंड अप की जब मैं बात करूंगा ना, तो राउंड अप का मतलब ये होगा मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं। ठीक है जी, 5.4 है तो मैं इसको राउंड अप करके 6 ले जाऊंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये राउंड ऑफ का रूल नहीं है। अगर ये 5.1 भी होता तब भी मैं इसको 6 करता, अगर ये 5.2 भी होता तब भी मैं इसको 6 करता। मैंने क्लासेस बनाते हुए राउंड अप करना है, तो इसका मतलब है मुझे कितनी क्लासेस बनानी होंगी? 6 क्लासेस बनानी होंगी। ठीक है जी, उसके बाद मुझे यहां पर क्लास विड्थ को डिसाइड करना है। अब क्लास विड्थ कैसे डिसाइड होती है? बहुत आसान सी बात है, आपने अपनी रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर देना है बच्चों। रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आएगी 8.8। मैं फिर से वही रूल यूज करूंगा, राउंड अप वाला, नॉट राउंड ऑफ। तो ये राउंड अप से बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो अब मेरे पास क्या चीज आ गई? मुझे ये पता चल गया कि मैंने जो अपनी क्लासेस बनानी हैं उसके अंदर क्लास विड्थ को 9 रखना है। कैसे बनाऊंगा? आसान सा तरीका है। देखो बच्चों, अब मुझे इसको बनाना है, इसकी क्लासेस को। मैं चाहूं तो होल नंबर से स्टार्ट कर लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मेरे पास सबसे लोअर वैल्यू जो है वो 12 है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैंने अगर क्लासेस बनानी है, अपने इंटरवल्स बनाने हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा 12, सबसे स्मॉलेस्ट क्लास मेरी, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरी। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, आसान काम क्या करूंगा, इसमें अपनी क्लास विड्थ को ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं ये लोअर वाली बनाता हूं। यहां पर ये जो मैं क्लास इंटरवल्स बना रहा हूं ना, तो इसका ट्रिक ये है बच्चों कि आप यूं करें, ये लोअर लिमिट होती है, इधर अपर लिमिट होती है, अपर क्लास लिमिट होती है। तो सबसे पहले लोअर को बनाएं। कैसे बनाएं? यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू। ठीक है ना, 12 लिखी। अब इसके अंदर क्लास विड्थ को ऐड करते रहें। क्लास विड्थ 9 है तो इसके नीचे मैं 9 को ऐड करूंगा। 12 + 9 वुड बी 21। सबसे पहले इसको कवर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर 9 को ऐड करें, तो 21 में 9 को ऐड करेंगे, यू गेट 30। ठीक है, फिर इसके अंदर बच्चों क्या करें, 9 को ऐड करें। ये प्रोसेस कंटिन्यू रखें। 9 को ऐड करूंगा सो यू गेट 39, फिर 9 को ऐड करूंगा यू गेट 48, फिर 9 को ऐड करूंगा आपके पास 57 आएगा। अब आप कहेंगे जी ये प्रोसेस हमने कब तक रखना है? भाई हम बता चुके हैं कि हमारे पास 6 क्लासेस हमने बनानी है, तो काउंट कर लें। इट्स 1 2 3 4 5 6। क्योंकि हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो हमें क्लासेस कैसी चाहिए? एक्सक्लूसिव चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब हमें क्या चाहिए? गैप नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी जरा 9 को ऐड करें, नीचे भी 9 को ऐड किया, अब इधर भी 9 को ऐड करें, तो 12 + 9 अगेन क्या हो जाएगी? 21। देखिए ऑटोमेटिकली ये आपके पास एक्सक्लूसिव बन रही है, जहां एंड हो रहा है वहीं पर स्टार्ट हो रहा है। कंटिन्यू रखिए जी। फिर 9 को ऐड करें, यू गेट 30, फिर 9 को ऐड करें 39, फिर 9 को ऐड करें 48, फिर ऐड करें 57, फिर ऐड करें 66। ये आपके इंटरवल्स बन गए। ठीक है जी, तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने इसको बना लिया उस डाटा की हेल्प से। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो पहली वैल्यू होती है ये आपकी लोअर क्लास लिमिट होती है, ये आपकी अपर क्लास लिमिट होती है। ये हमारे बच्चों बन गए इसके क्या चीज़? इंटरवल्स। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की एक हेडिंग बना दूंगा, एफ या पूरे लिख दें बेशक फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? बस याद रखिएगा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी बताई थी, ये इंक्लूड है लोअर क्लास लिमिट, मगर ये जो भी अपर क्लास होगी ये एक्सक्लूड होगी। हर एक में ये रूल है। तो इसका मतलब है मैं 12 से 21 के दरमियान देखता हूं कितने नंबर्स हैं। अगर डाटा अरेंज है तो बड़े आराम से देखा जा सकता है कि 12 और 21 के दरमियान कितने नंबर हैं। देखिए ये 12 और 21 के दरमियान ये नंबर हैं। बच्चों मैंने 21 को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? 21 मैं इसको एक्सक्लूड कर चुका हूँ और 21 अगले में चला गया है। काउंट कर लें जी कितने? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो दैट मीन कि यहाँ पर बच्चों आपके पास 8 आ जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट में 21 से 30। अब 21 यहाँ पे शामिल है मगर 30 नहीं है, तो फिर आप देख लें 21 से हम चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं और कहाँ तक चले जाते हैं? यहाँ तक चले जाते हैं, क्योंकि 30 तो शामिल नहीं है। इनको काउंट करके देख लें ये कितनी है। ये आपके पास 6 बन रही हैं। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, इसको आई विल राइट 6 हेयर। ठीक है, इसी तरह 30 to 39 को अगर देख लें तो आपके पास 30 से
39 में यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आ जाएगा, तो इसको भी काउंट कर लें। इट इज़ ऑल्सो 6, ये भी आपके पास 6 हैं, तो यहाँ पे आप इनको लिख दें 6, ठीक है जी। 39 से 48 को देख लें, तो 39 से 48 में देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास फिर जो नंबर आ रहा है वो बेटा आपके पास 6 ही आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। ऑलराइट जी, आपके पास दो नंबर रह गए, 48 से 57, 48 से 57, 48 से 57 में दो ही नंबर है, 51 56, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है, और लास्ट वाला नंबर देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है। और मैंने आपको बेस्ट वे क्या बताया था, आप इन तमाम फ्रीक्वेंसी का ज़रा सम अप करके देख लें, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा आंसर वही होना चाहिए जो डाटा का आंसर, और वही होगा कि जितना डाटा हमें दिया हुआ है आप इनको सम करके देखें, तो ये आपके पास 6 + 6 12, 12 + 8 20, इट्स 26, 28 और 30, तो ये आपके पास 30 आ रही है। और आप गौर करें, और आपके पास जो n है ऊपर जो टोटल डाटा है बच्चों वो भी 30 है, तो इसका मतलब है आपने अपना ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको स्केच करेंगे। स्केच के लिए मैंने यहाँ पर ये एक शो किया है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ कि मैं इसको स्केच कर लूँ क्विक वे में। ज़्यादा बेटर है जब आप इनको घर में बनाते हैं तो आपको ज़्यादा ये बेहतर ग्राफ जो है बनता हुआ नज़र आएगा। तो आप अपना स्केल हमेशा यूज़ करें, ठीक है ना। तो लेट से मैंने ये वाई एक्सिस ले लिया यहाँ तक, राइट जी। इतना बेटर ग्राफ नहीं बनेगा आप, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, मैं इसको लाइंस के ज़रिए वो कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं हमेशा क्या होता है बच्चों, क्लासेस यानी क्लास इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस पे लिए जाते हैं, ऑलराइट। और जो वाई एक्सिस होता है बच्चों उस पर आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये रूल है, ठीक है जी। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। हाँ, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप क्लासेस को देखें तो वो आपकी इनके दरमियान अगर आप गैप को देखें तो वो गैप आपके पास 9999 का चल रहा है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 999 का गैप है, ये देखें, इसमें भी 9 का, इसका भी। तो आप यूँ करें कि पहले बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स से हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, ऑलराइट जी। तो क्या है जी क्लास आपकी, यहाँ पे क्लास आपकी है जी 12 से 21, तो आप ऐसे ही कर लें, आप इसको लिखें यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लूँगा बाद में, पहले मैं इसको फिलअप कर दूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 12, यहाँ पे पहला इंटरवल आप ले लें 21, और देखिए आप इसमें 9 का गैप है, ठीक है ना। उसके बाद आप यही प्रोसेस कंटिन्यू रखें, अगले बॉक्स में आप रख लें जी 21 के बाद 30 रख लें, ऑलराइट, यहाँ 30 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 39 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 48 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 57 आ जाएगा, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 66 आ जाएगा। क्योंकि इसकी जो क्लास विड्थ मैंने देखी वो 99 की थी, तो मैंने इनको 99 के गैप के साथ ही रख लिया, ऑलराइट। यहाँ पर मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 0 से 20 जो है उसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक किंक सा बना दूंगा। अभी तो मैंने वैसे ही इसको किया था, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से रिमूव करके एक किंक की शेप बना दूंगा, जो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि मेरे पास यहाँ कोई डाटा नहीं है, ठीक है। इसको आप किंक बना दें। अब अपने वाई एक्सिस को देखें लास्टली जल्दी से। वाई एक्सिस में हम क्या करेंगे जी, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, तो मुझे नज़र आ रहा है नॉर्मली कि ये 2 के मल्टीपल्स हैं बच्चों। आप ज़रा ऑब्जर्व करें और ये देखें कि हमारे पास ज़्यादातर वैल्यू 2 की मल्टीपल्स आ रही हैं कि नहीं। 8 को देखें, वो 2 का मल्टीपल है। इसी तरह अगर मैं 6 को देख रहा हूँ, वो भी 2 का मल्टीपल है। नीचे भी 6 2 का मल्टीपल है। तो मैं क्या करता हूँ अपने इसमें आसानी के लिए अपनी गैप को बच्चों 2 2 2 के हिसाब से कर लेता हूँ, ठीक है ना। यानी 2 2 2 के हिसाब से अगर मैं रख लूँ वाई एक्सिस को तो मुझे आसान होगा फ्रीक्वेंसी को। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 2, यहाँ पे रख लेता हूँ मैं 4 6, उसके बाद बच्चों मैं रख लेता हूँ इसको 8, इसको रख लेता हूँ 10। इसका फ़ायदा क्या होगा, मेरी सारी फ्रीक्वेंसी कवर हो गई है, ठीक है। इन अ क्विक वे 12 से 21 पे 8 है, तो आप उसी तरह ड्रॉ करेंगे जी ज़रा कि 12 से 21 पे 8 है, तो आप इस लाइन को ऊपर उठाएंगे यहाँ से, यहाँ 8 हो गया। थोड़ी सी लाइन मेरी बैलेंस नहीं है, आप इसको देख लें, यहाँ पे मैं लेके आऊँगा इसको, ठीक है, और इसको मैं डाउनवर्ड ले जाऊँगा। तो ये बच्चों मेरा पहला रेक्टेंगल बन गया। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा डिफरेंस आ रहा है, इसको मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ कि ये बन जाए प्रॉपर वे पे, क्योंकि मैंने फिर कहा जब आप इसको स्केल यूज़ करेंगे बाय हैंड ना बनाइएगा, वरना आपका इसमें सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। आपके इतनी प्रॉपर
एजेस नहीं आएंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास ये इसका प्रॉपरली स्केल नहीं है। अच्छा, इसी तरह आप जल्दी से देखेंगे कि 21 से जो 30 है उसमें 6 है, तो आप क्या करेंगे, इसी लाइन को मैं डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ, ये 6 है देखें, तो मैंने आसान ये कर दिया, अच्छा यहीं से उठा लिया इसको, ये 6 हो गया, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी। फिर आप दूसरे को देखेंगे, आपके पास 30 to 39 पे भी 6 है, यानी इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ और ये लकीली हमारे पास चलो एक जैसे आ गए हैं। तो अब आप ये देखेंगे, ये मैंने इसको किया तो ये 39 पर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू पर भी 6 ही था आई थिंक, जी 6 ही है, तो ये भी 6 है आपके पास। गैप नहीं होना चाहिए कहीं भी, विदाउट गैप आप बनाएंगे, प्रॉपर आप अपना ग्राफ पेपर यूज़ करें तो आपके लिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्केल के इश्यूज़ नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। और उसके बाद मेरी वैल्यू में 2 and 2 है, तो डैट मीन अब मेरे लिए ये काम देखें कितना आसान हो गया था सिर्फ ग्राफ पेपर की वजह से। ये भी 2 आ रहा है बच्चों, इसको नीचे ले जाते हैं, चलें मैं सिर्फ समझाने के लिए, ये भी 2 आ रहा है, इसको भी नीचे ले जाते हैं, ठीक है जी। तो मैंने कहीं कहीं प्रॉपर स्केल यूज़ नहीं किया, तो ये बच्चों कहलाती है आपकी हिस्टोग्राम, जो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने क्वेश्चन में कैसे करना होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉलीगॉन को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।